तो स्वागत है आज की हमारी इस डीप ड्राइव में, जहां हम एक एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखे विषय पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देगा। सही कहा। तो शुरुआत हम इस बात से करते हैं कि आज की इस चर्चा का हमारा मिशन क्या है। आज हम प्राचीन यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के काम का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और हमारे पास इसके लिए बहुत ही पुख्ता स्रोत हैं, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के कुछ ऐतिहासिक अंश हैं, आधुनिक पुरातात्विक रिपोर्ट्स हैं और प्राचीन मानचित्रों के अध्ययन भी हैं। हाँ, तो इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे एक इंसान जिसे सदियों तक झूठ का पिता कहा जाता रहा, उसे आज की आधुनिक तकनीक और खुदाई ने इतिहास का पिता साबित कर दिया है। ये सच में एक बहुत ही हैरान करने वाला सफर है। बिल्कुल। तो चलिए इस पर बात करते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति एक लंबी यात्रा से लौट कर आता है और ऐसी अजीबोगरीब कहानियां सुनाता है कि कोई उस पर यकीन ही नहीं करता। हाँ, वो ऐसा लगता है जैसे वो बस ध्यान खींचने के लिए गप्पे मार रहा हो। एकदम सही। वो कहेगा कि उसने ऐसी चींटियां देखी हैं जो लोमड़ी के आकार की हैं और जमीन से सोना खोदती हैं। कोई भी सामान्य इंसान यही सोचेगा कि ये आदमी पागल हो गया है, और हेरोडोटस के साथ भी ऐसा कुछ कुछ हुआ था। असल में सदियों तक प्लूटार्क जैसे बड़े और कड़े आलोचकों ने हेरोडोटस को सिर्फ एक कथावाचक माना। कथावाचक मतलब सिर्फ कहानियां सुनाने वाला। हाँ, उनका मानना था कि हेरोडोटस ने अपने पाठकों का मनोरंजन करने के लिए इतिहास में फैंटेसी की मिलावट कर दी है। लेकिन अब विज्ञान उस पुरानी धारणा को पूरी तरह से पलट रहा है। तो हेरोडोटस के उन अजीबोगरीब और रोंगटे खड़े कर देने वाले दावों पर जाने से पहले मुझे लगता है हमें यह समझना होगा कि उन्होंने ये जानकारी जुटाई कैसे थी। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से उनके काम की असल नींव तैयार होती है। हाँ, क्योंकि कोई भी इतिहासकार कितना भरोसेमंद है, ये इस बात से तय होता है कि वो अपना डेटा कहाँ से ला रहा है। तो हमारे स्रोतों से पता चलता है कि हेरोडोटस ने जानकारी जुटाने के तरीके को दो हिस्सों में बांटा था। पहला तरीका था ऑटोप्सी, जिसका यूनानी भाषा में मतलब होता है खुद अपनी आंखों से देखना या प्रत्यक्ष ज्ञान हासिल करना। और दूसरा था एकोई, यानी दूसरों से सुनी सुनाई बातें या अफवाहें। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हेरोडोटस अपनी इस एकोई वाली प्रणाली को लेकर पूरी तरह से पारदर्शी थे। मतलब वो छुपाते नहीं थे कि उन्होंने कोई बात सुनी है या खुद देखी है। एकदम सही। उन्होंने अपनी किताब में कई जगह बहुत ही साफ शब्दों में लिखा है कि मेरा काम वो दर्ज करना है जो मुझे बताया गया है, लेकिन मेरा हर बात पर यकीन करना जरूरी नहीं है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल आज के किसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की तरह है। मतलब जो कुछ चीजें ग्राउंड जीरो पर जाकर खुद देखता है और बाकी चीजों के लिए चश्मदीदों के इंटरव्यू रिकॉर्ड करता है। हाँ, वो एक तरह से मानव इतिहास का एक विशाल डेटाबेस तैयार कर रहे थे। वो जज नहीं बन रहे थे, बस एक निष्पक्ष संग्रहकर्ता की तरह काम कर रहे थे। लेकिन एक सेकंड रुकिए, क्या इसी खुलेपन और हर अफवाह को इतिहास में दर्ज करने की आदत ने उन्हें थ्यूसिडाइड्स जैसे दूसरे सख्त और वैज्ञानिक इतिहासकारों की नज़र में एक मजाक नहीं बना दिया था? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। थ्यूसिडाइड्स का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि इतिहास सिर्फ ठोस कूटनीति और युद्ध का लेखा जोखा होना चाहिए। मतलब उसमें भावनाओं या आम लोगों की अजीब कहानियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। थ्यूसिडाइड्स को लगता था कि एक इतिहासकार का काम सच और झूठ को अलग करना है, न कि हर सुनी सुनाई बात को किताब में लिख देना। लेकिन हेरोडोटस के लिए शायद हर सुनी सुनाई बात में भी कोई ना कोई सांस्कृतिक सच छुपा था। एकदम सही कहा आपने। हेरोडोटस ये समझ गए थे कि अगर एक पूरा समाज किसी अजीब सी अफवाह पर यकीन करके कोई फैसला लेता है, तो वो अफवाह भी इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। खैर, सुनी सुनाई बातों की इस बहस से आगे बढ़ते हैं और उन ठोस भौतिक सबूतों पर आते हैं जो हाल ही में पानी के नीचे से मिले हैं। आप मिस्र के उस मालवाहक जहाज की बात कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, बेरिस नाम का वो जहाज। हेरोडोटस ने नील नदी में चलने वाले इस जहाज का बहुत ही बारीक और तकनीकी वर्णन किया था। उन्होंने लिखा था कि ये बेरिस जहाज बबूल यानी एकेशिया पेड़ के मोटे तख्तों से बना था, और उन्होंने बताया कि ये तख्ते ईंटों की तरह जुड़े हुए थे। ईंटों की तरह मतलब जैसे दीवार में ईंटें एक के ऊपर एक फंसाकर लगाई जाती हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन उन्होंने जो सबसे अजीब बात दर्ज की थी वो उस जहाज के पतवार मतलब रडर के बारे में थी। और रडर
जिससे जहाज को दिशा दी जाती है। तो उसमें क्या अजीब था? हेरोडोटस ने लिखा था कि इस जहाज में एक सेंट्रल रडर था जो जहाज के एकदम निचले हिस्से, जिसे कील कहते हैं, उसके बीच से होकर गुजरता था। एक मिनट, जहाज के बिल्कुल बीच में छेद? ये तो गले के नीचे नहीं उतरता। और सदियों तक आधुनिक समुद्री इंजीनियरिंग के विशेषज्ञों ने भी इसे सरासर बकवासी माना था। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाजों के इतिहास में पतवार हमेशा जहाज के पिछले हिस्से में या किनारे पर लगाई जाती थी। जहाज की मुख्य रीढ़ की हड्डी में बड़ा सा छेद करने से उसका ढांचा कमजोर हो सकता है। हाँ, लहरों के दबाव से तो जहाज बीच में ही टूट जाएगा। बिल्कुल, इसलिए विशेषज्ञों ने मान लिया कि हेरोडोटस ने किनारे से कोई जहाज देखा होगा और उसे ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन फिर साल 2019 में सब कुछ बदल गया। हाँ, आधुनिक अंडर वाटर आर्कियोलॉजी ने एक चमत्कार कर दिया। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। मिस्र के तट के पास थोनस हेराक्लिन नाम के एक डूबे हुए शहर में गोताखोरों को एक पुराने जहाज का मलबा मिला, जिसे पुरातात्विक रिपोर्ट्स में शिप 17 नाम दिया गया है। सही कहा। और जब उस मलबे को साफ किया गया तो जो सामने आया वो सच में हैरान करने वाला था। वो जहाज हूबहू हेरोडोटस के वर्णन से मेल खाता था। उसमें वही बबूल की लकड़ी के तख्ते थे जो ईंटों की तरह फंसे हुए थे। और सबसे बड़ी बात, जहाज के निचले हिस्से में वही छेद मिला जहां से वो इकलौता केंद्रीय रडर गुजरता था। हाँ, वैज्ञानिकों को तब समझ आया कि नील नदी के तेज बहाव और रेत के टीलों से बचने के लिए इस तरह की डिजाइन बहुत जरूरी थी। ये तो मतलब सच में कमाल है। एक इंसान जो कोई इंजीनियर नहीं था, उसने तकनीकी बारीकियों को इतने सटीक रूप में कैसे दर्ज कर लिया। और ये सिर्फ एक जहाज की खोज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हेरोडोटस ने अकेले दम पर एक पूरी जहाज निर्माण परंपरा को इतिहास में हमेशा के लिए सहेज लिया, जो शायद हमेशा के लिए खो चुकी थी। बिल्कुल, अगर उन्होंने उस दिन मिस्र में इसे नोट न किया होता तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। तो भौतिक संरचना और इंजीनियरिंग में तो हेरोडोटस सही साबित हो गए, लेकिन भूगोल का क्या? उन दिनों तो कोई जीपीएस या सैटेलाइट नहीं था। भूगोल के मामले में भी हेरोडोटस ने अपने समय की मान्यताओं को बहुत ही कड़े तरीके से चुनौती दी थी। कैसे? मतलब उस समय के नक्शे तो प्रकार से बिल्कुल गोल बनाए जाते थे ना? हाँ, यूनानी विद्वानों को ज्यामिति से बहुत प्यार था। वे प्रकार से एकदम गोल नक्शे बनाते थे और मानते थे कि दुनिया एकदम परफेक्ट और सममित है। ये तो ऐसा है जैसे दुनिया की वास्तविकता को जबरदस्ती एक गणित के फॉर्मूले में फिट कर देना। सही कहा। और हेरोडोटस ने इसका सख्त विरोध किया। उन्होंने ज्यामिति से ज्यादा यात्राओं से मिले व्यवहारिक अनुभवों को महत्व दिया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कैस्पियन सागर वाला है। हाँ, कैस्पियन सागर की बहस बहुत ही दिलचस्प है। उस समय के लोग तो मानते थे कि कैस्पियन सागर किसी बड़े महासागर से जुड़ी हुई खाड़ी है। बिल्कुल, लेकिन हेरोडोटस ने डंके की चोट पर लिखा कि ये एक अलग बंद और स्वतंत्र सागर है। आज हम जानते हैं कि कैस्पियन सागर एक इनलैंड वाटर बॉडी है, लेकिन हेरोडोटस को ये कैसे पता चला? वो तो वहां कभी गए ही नहीं थे। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हेरोडोटस ने यात्रा करने वाले व्यापारियों के डेटा को क्रॉस चेक किया था। क्रॉस चेक मतलब वो एक डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहे थे। हाँ, उन्होंने सिल्क रूट से आने वाले अलग अलग खानाबदोशों और व्यापारियों की बातों को सुना, परखा, और जब उन्हें पक्का यकीन हो गया तब उन्होंने उन गोल नक्शों को खारिज कर दिया। ये उनकी सुनी सुनाई बातों को वेरीफाई करने की बेजोड़ क्षमता का बहुत ही ठोस सबूत है। बिल्कुल है। तो भूगोल और इंजीनियरिंग में तो वो एकदम सही थे, लेकिन अब उस हिस्से पर आते हैं जो किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है। आप यूरेशियन स्टेप्स के सीथियन लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, वो डरावनी कहानियां जो हेरोडोटस ने लिखी थी। हाँ? उन्होंने दावा किया था कि सीथियन लोग अपने दुश्मनों की इंसानी त्वचा से तीरों के तरकश बनाते हैं। हाँ, तरकश के कवर। और उन्होंने शाही अंतिम संस्कारों के बारे में भी लिखा था। वो तो और भी भयानक है कि शोक मनाने वाले लोग अपने ही शरीर के अंगों को काट लेते हैं, अपनी उंगलियां काट लेते हैं। सदियों तक इतिहासकारों ने इसे पूरी तरह से एक मिथक या प्रोपेगेंडा मानकर खारिज कर दिया था। मुझे भी ऐसा ही लगता कि हेरोडोटस सिर्फ पाठकों को डराने या रोमांच पैदा करने के लिए सब लिख रहे थे। लेकिन एक बार फिर आधुनिक विज्ञान ने इन मनगढ़ंत लगने वाली कहानियों को पूरी तरह सच साबित कर दिया। सच में?
मतलब इंसानी त्वचा वाली बात सच थी? हाँ, बिल्कुल सच। हाल ही में यूक्रेन में प्राचीन सीथियन कब्रों की खुदाई हुई। वहां से चमड़े के कुछ बहुत ही पुराने टुकड़े मिले जो तरकश के हिस्से थे। और फिर उनकी जांच हुई होगी? हाँ, उनका प्रोटियोमिक एनालिसिस हुआ। मतलब त्वचा के अंदर मौजूद प्रोटीन के धागों का विश्लेषण। और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ने सबके होश उड़ा दिए। उन नमूनों में साफ तौर पर इंसानी त्वचा के प्रोटीन मौजूद थे। सिथियन सच में इंसानी खाल का इस्तेमाल कर रहे थे। अरे बाप रे। और उन कटी हुई उंगलियों वाले अंतिम संस्कार का? वो भी सच निकला। सिथियन कब्रों में शोधकर्ताओं को कई ऐसे मानव कंकाल मिले जिनकी उंगलियों की हड्डियां, जिन्हें हम फेलेंजेस कहते हैं, वो गायब थीं। एक मिनट, सच में गायब थीं? तो क्या ये युद्ध में लगी चोट नहीं हो सकती? नहीं, फोरेंसिक जांच में ये बात एकदम साफ हो गई कि ये एक अनुष्ठानिक और जानबूझकर किया गया आत्म अंग भंग था। हेरोडोटस का वो खौफनाक विवरण बिल्कुल सच था। ये तो सच में दिमाग सुन कर देने वाला है। भले ही इसमें कहानी सुनाने का नाटकीय अंदाज था, लेकिन बुनियादी तथ्य तो एकदम सच थे। हाँ, और ये सब हमें दिखाता है कि हेरोडोटस सिर्फ युद्धों के इतिहासकार नहीं थे, वो दुनिया के पहले मानव विज्ञानी भी थे। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? हेरोडोटस आज भी प्राचीन इतिहास के छात्रों के लिए एक इतनी आधारभूत हस्ती क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वे सिर्फ डेटा का संग्रह नहीं कर रहे थे, वे मानव स्वभाव, अलग अलग संस्कृतियों के टकराव और सबसे जरूरी बात क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और आज के इस इन्फॉर्मेशन ओवरलोड वाले दौर में, जहां हम हर चीज को तुरंत फेक न्यूज मान लेते हैं, हेरोडोटस हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल, हमें किसी भी जानकारी को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमारी समझ से परे है। खुले दिमाग से सवाल पूछना आज भी उतना ही जरूरी है। सही कहा। तो चर्चा का अंत एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ करते हैं, जो मुझे लगातार सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या सवाल है वो? अगर आज की एडवांस टेक्नोलॉजी और डीएनए टेस्टिंग ने हेरोडोटस के सबसे पागलपना और असंभव लगने वाले दावों को भी सच साबित कर दिया है, हाँ। तो इतिहास की पुरानी किताबों में दर्ज और कितने ऐसे मिथक या झूठ हैं जो बस सही वैज्ञानिक उपकरण के आविष्कार का इंतजार कर रहे हैं ताकि वे खुद को दुनिया के सामने सच्चाई साबित कर सकें? ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। बिल्कुल। तो इसी के साथ आज की ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।